हेलो फ्रेंड्स, आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे ज्योग्राफी का, जो कि है पर्यावरण। हाँ, पर्यावरण के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है, इसको किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है और इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, उसके बारे में हम देखेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कहानी दी गई है स्कूल के बच्चों की। एक रवि नाम का स्टूडेंट होता है, एक विद्यार्थी होता है। वो अपने स्कूल जा रहा होता है, तो वो क्या देखता है कि रास्ते में जहाँ पर वो मतलब क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, वहाँ पर अब क्या है कि फ्लैट बना दिया गया है। मतलब फ्लैट बनाने की तैयारी हो रही है और उसको जहाँ पर ये लोग बच्चे खेलते थे क्रिकेट, उस पूरे मैदान को, वहाँ से जो पेड़ पौधे थे, जितने भी मतलब पौधे वगैरह थे, फूल वगैरह थे वहाँ पर, उन सबको काट दिया गया है। तो इस प्रकार से वहाँ का एक प्रकार से वन जो मतलब मैदान था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ पर तरक्की के नाम पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर बिल्डिंग बना रहे हैं। तो उससे वो काफ़ी दुखी होता है। वो अपने मतलब स्कूल पहुंचकर अपनी क्लास में जाता है और अपने शिक्षक से पूछता है कि ये पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण, उसका जो शिक्षक होते हैं, जो मतलब टीचर होते हैं, वो बताते हैं कि हमारे चारों ओर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु, कुछ भी, वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आती है। या चाहे वो स्कूल, भवन, मेज़, कक्षा में रखी कुर्सी, या खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, दो यहाँ तक कि मनुष्य भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो सब चीज़, जितने भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, वो क्या होता है, वो हमारा पर्यावरण होता है। पर्यावरण में पर्यावरण दो प्रकार से बांटा जा सकता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में जैसे पर्वत, नदियाँ, पहाड़, पेड़, प्राणी इत्यादि जो होते हैं, वो प्राकृतिक के अंदर कर जाते हैं, जो कि प्रकृति ने बनाए हैं। लेकिन जो मानव निर्मित है, जिसका निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब, कुर्सी, मेज, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब मानव निर्माण के अंतर्गत आते हैं। जो जो मानव ने अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए जिनका निर्माण किया है, उसको मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है और कई बार मानव अपने लालच के कारण जो हमारा पर्यावरण है, उसको प्रदूषित करता है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो बदलती जा रही है। पूरे मानसून का पैटर्न हम देख सकते हैं, बदल चुका है। भारत पर कितना इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, पूरी दुनिया पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो वो क्या है, मानव के लालच के कारण पर्यावरण को हम ह्रास पहुंचा रहे हैं, उसका हनन कर रहे हैं। यहाँ पर घटक दिए गए हैं पर्यावरण के। पर्यावरण के घटक के अंतर्गत क्या आता है? प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्वयं मानव भी। प्राकृतिक में स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, सजीव मंडल, जैवमंडल, ये सब हमने देखा था इन मंडलों को, लेकिन हम इसमें आगे और देखेंगे क्या क्या होते हैं। तो ये सब प्राकृतिक के अंतर्गत आते हैं। मानव निर्मित में इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, जो मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए बनाया है, उसको हम मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। मानव स्वयं भी पर्यावरण का घटक है, जिसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब भी पर्यावरण के घटक हैं। इसमें दो प्रकार से होते हैं, जीवीय और अजीवीय। जो जीवित हो, मतलब जिनके अंदर जीवन होता है, जो श्वास लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं पादप एवं जीव जंतु, यानी कि मनुष्य, जानवर और जितने पक्षी हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सब जीवीय के अंतर्गत आते हैं। और अजीवीय में जो श्वास नहीं ले सकते, जिनके अंदर जीवन नहीं होता, जैसे कि स्थल वगैरह, दीवार हो गई, सड़क हो गई, ये सब क्या होते हैं? ये सब अजीवीय होते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। तो ये दोनों भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं।
प्राकृतिक पर्यावरण को अगर हम देखें तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले ही परिचित होंगे, हमने पहले भी पढ़ा था इन चारों के बारे में। अभी हम इसमें से थोड़ा सा और देख लेंगे। अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस, परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं, यानी कि जिस पर हम रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घर मकान बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा स्थलमंडल। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। हमने पहाड़ भी देखा था, पठार भी देखा था, ये पठार, मैदान, घाटी, इन सब के बारे में हमने देखा था। पहाड़ की एक मिनिमम ऊंचाई होती है, कम से कम शंकु आकार का ये होता है, उसको पहाड़ कह देते हैं। पठार जो समतल भूमि से कुछ ऊपर उठा हुआ तथा ऊपर से सपाट मेज की तरह होता है, उसको हम पठार कह देते हैं। और जो जिसमें नदियाँ बह कर के जाती हैं, जो बिल्कुल समतल होता है, उसको मैदान कह देते हैं। तथा जो पहाड़ों की नीचे वाली जगह मिलती है उसको हम घाटी कह देते हैं। इस प्रकार से हमने पहले भी देखी थी। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। जो हमारे पहाड़ होते हैं वो न सिर्फ महाद्वीपों पर बल्कि महासागरों के अंतर्गत भी पाए जाते हैं, परंतु पानी इतना गहरा होता है, वो पानी में डूबे रहते हैं। पानी के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो पानी के अंदर भी होते हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, क्योंकि भूमि से ही हमें खनिज प्राप्त होते हैं। ये चारों को दिया गया है यहाँ पर, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, और इन तीनों का जब आपस में ये तीनों मिलते हैं तो महानिर्माण होता है जैवमंडल का, क्योंकि जीवन के लिए इन तीनों का ही होना बहुत आवश्यक है। जलमंडल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पानी की सभी प्रकार की संरचनाएं आती हैं, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, झील हो, हिमनद हो, किसी भी प्रकार का जल जलमंडल के अंतर्गत आता है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जो हमारा वायुमंडल है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गई, सभी प्रकार की गैसें जो हैं वो पृथ्वी के इस प्रकार से लिपटी रहती हैं जैसे उसने कंबल ओढ़ा हुआ हो। एक ब्लैंकेट की भांति वो पृथ्वी से लिपटी रहती हैं। वो किस कारण से होती हैं? वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से उसके चारों ओर वायुमंडल जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उससे लिपटा रहता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, जिसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं, यूवी, उनसे हमारी रक्षा करती है, जिससे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, यानी कि जो जैवमंडल है उसके अंदर जीवन आता है। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, क्योंकि जीवन के लिए तीनों का ही होना महत्वपूर्ण है। पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है, यानी कि जो जीवधारी हैं तथा पर्यावरण है एक दूसरे के साथ क्रिया करके पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र क्या है? यहाँ पर रवि की कक्षा की एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती है। तो इतने ही एक जैसलमेर से हीरा नाम का एक विद्यार्थी होता है, वो कहता है हमारे यहाँ तो कभी बारिश होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगी, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगी। यानी कि पर्यावरण का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है।
कितना महत्वपूर्ण है कि जो मौसम है वहाँ जिस हिसाब से, उस हिसाब से ही हम वहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, तथा जीव जंतु भी उसी हिसाब से, उसी प्रकार के हमें अलग अलग जगहों पर पर्यावरण के हिसाब से देखने को मिलते हैं। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्योंकि जो मौसम है, जो पर्यावरण है, वो भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग प्रभाव डालता है। जैसे कि हम ले लें उत्तर भारत, तो वहाँ पर जैसे लद्दाख, कश्मीर हुआ, तो वहाँ पर ठंडा इलाका होता है, वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, जिसके कारण वहाँ पर लोगों का रहन सहन, खाना पीना इत्यादि सब बिल्कुल अलग होता है। और जो हमारा केरल है, तमिलनाडु है, वहाँ पर जो कोस्टल एरिया है, वो वहाँ का रहना सहना, खाना पीना तथा पेड़ पौधे, ये सब जो उनके व्यवसाय भी, उनके आय के जो स्रोत हैं, वो भी बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे राजस्थान में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कमी के हिसाब से मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। वहाँ पर ज़्यादातर कांटेधारी पेड़ मिलते हैं, पौधे मिलते हैं, तथा अगर पौधे मिलते भी हैं तो उनकी पत्तियाँ बहुत सूक्ष्म होती हैं, क्योंकि वो जल वाष्प नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए पर्यावरण का अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। यानी कि जो जीवधारी होते हैं उसमें न सिर्फ आपस में एक दूसरे से उनके मतलब आपस में संबंधित होते हैं, बल्कि जो पर्यावरण है उससे भी संबंधित होते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। यानी कि प्रत्येक चीज़ का पारितंत्र होता है, क्योंकि इसमें विविधता तो देखने को मिलती ही है ना। यहाँ पर अब हम देखेंगे, अब एक वर्ड दिया गया, वस्तु विनिमय पद्धति। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, जो कि पहले प्रयोग किया जाता था। क्योंकि जो पैसा है, जो धन है, वो तो एक माध्यम है सिर्फ चीज़ों को मतलब खरीदने और बेचने का। क्योंकि पहले क्या होता था कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो एक उस वस्तु को देकर दूसरे से कोई वस्तु खरीद लेता था जिसको उस वस्तु की ज़रूरत होती थी। तो ऐसे में किसी को उस वस्तु के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसीलिए धन को माध्यम बनाया गया, ताकि किसी को जो कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए, कुछ भी वस्तु खरीदने के लिए परेशानी ना हो। और ये वस्तु विनिमय प्रणाली इस प्रकार से खत्म हो गई। ये पहले चलती थी। मानवीय पर्यावरण के बारे में हम देखें, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, क्योंकि जिस प्रकार की प्रकृति थी, जो हमारे आदि मानव थे, वो जंगलों में रहते थे, तो वो ठंड के टाइम में जो जानवर होते थे उनको मारकर उनकी खाल उतार कर पहना करते थे, तथा गर्तों में जो पृथ्वी के नीचे है वहाँ जाकर के रहते थे सर्दी से बचने के लिए। तो उन्होंने प्रकृति के रूप ही खुद को बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए, और मानव ने पर्यावरण को ही अपने अनुरूप ढालना शुरू कर दिया। पहले क्या था कि मानव जो है वो प्रकृति के अनुरूप खुद को ढाल रहा है, लेकिन अभी क्या है कि मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के नाम पर जो पर्यावरण है खुद को जो पर्यावरण है उसको अपने अनुरूप ढाल रहा है, यानी कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको नुकसान पहुंचा रहा है। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक धन उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। यानी कितना बदलाव आ गया पहले से, और अभी आगे और भी बदलाव आएगा। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली क्यों खाना पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच यह सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा
इसमें सिर्फ ये कहानी दी गई है, इसमें यही था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।